फोन की रिंग की आवाज़ से अस्वी को एहसास हुआ कि उसने भावनाओं में बहकर क्या कर दिया है। अपने किए का एहसास होते ही अस्वी अध्ययन से अलग हो गई और उससे नज़रें चुराने लगी। अस्वी को ऐसा करते देखकर अध्ययन को फ़ोन करने वाले पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन अस्वी को देखकर वो थोड़ा शांत हुआ और फ़ोन उठाया। फ़ोन दैविक का था और अस्वी ने निवांशी का फ़ोन रिसीव करने के बजाय उसे मैसेज करके बता दिया कि हॉस्पिटल में इमरजेंसी आ गई है, इसलिए वो हॉस्पिटल जा रही है, आते आते शाम हो जाएगी। अस्वी ने तो मैसेज करके बता दिया, लेकिन अध्यांश ने तो फ़ोन उठा ही लिया था। उसे मन नहीं था, फिर भी उसने फ़ोन उठाया। कहाँ है तू अध्यांश? फ़ोन उठाते ही दैविक ने अध्यांश से पूछा। क्यों, कुछ काम था? अध्यांश ने झुंझलाकर पूछा। आज पहली बार अस्वी अपनी मर्जी से अध्यांश के करीब आई थी। उसमें दैविक के फ़ोन ने उनके रोमांस में रुकावट डाल दी, इसलिए वह गुस्सा हो गया था। कोई काम नहीं था, बस तुझे हवेली से अचानक गायब होते देखा तो पूछने के लिए फ़ोन किया था। अध्यांश की आवाज़ में झुंझलाहट और गुस्सा दोनों झलक रहे थे, जिसका एहसास दैविक को भी हुआ। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो खो जाऊँगा कि तुझे मुझे फ़ोन करके पूछना पड़े कि मैं कहाँ हूँ, अध्यांश ने गुस्से में कहा। अध्यांश की गुस्से भरी आवाज़ सुनकर उसके पास बैठी अस्वी को भी उसके गुस्से का एहसास हुआ और कारण भी समझ में आ गया, और इसलिए उसने अध्यांश के हाथ पर अपना हाथ रखा, जिससे अध्यांश ने उसकी तरफ देखा तो अस्वी ने अपनी पलकें झुका ली। अस्वी के प्यार भरे स्पर्श को महसूस कर अध्यांश थोड़ा शांत हो गया। दैविक कुछ कहे उससे पहले ही अध्यांश बोल उठा। काम आ गया था, इसलिए जाना पड़ा। काम खत्म होते ही आ जाऊंगा। और बिना दैविक की बात सुने उसने फ़ोन काट दिया। मुझे अभी हवेली वापस नहीं जाना है। अध्यांश को दैविक पर गुस्सा करते देख अस्वी भी डर गई थी, इसलिए जैसे ही अध्यांश ने फ़ोन काटा उसने गर्दन झुकाकर डरते हुए कहा। अस्वी की झुकी हुई नज़रों को देख अध्यांश को समझ आ गया कि वह उससे डर रही है, और इसलिए अस्वी ने जो हाथ उसके हाथ पर रखा था, अध्यांश ने उसे अपने हाथ में लिया और दूसरे हाथ से उसका चेहरा ऊपर उठाकर प्यार से उसकी आंखों में देखा। जब अस्वी की नज़र अध्यांश की नज़रों से मिली तो अध्यांश ने उससे पूछा, ठीक है तो तुम्हें कहाँ जाना है, जहाँ आप ले जाए। अस्वी ने भी अध्यांश की नज़रों में देखते हुए धीरे से कहा। अस्वी को यूँ हक से अपनी बात कहते देख अध्यांश को बहुत अच्छा लगा। उसके मन में यह ख्याल भी आ गया कि आज का दिन सचमुच मेरे लिए बहुत अच्छा और शुभ है। सुबह आँख खुलते ही स्वीट हार्ट का चेहरा देखा। जान आज पहली बार खुद मुझसे मिलने आई, और इतना ही नहीं, स्वीट हार्ट ने पहली बार मुझसे कुछ हक से मांगा है। यह सोचते सोचते अध्यांश मुस्कुराने लगा। अध्यांश को इस तरह ख्यालों में खोया और अकेले अकेले मुस्कुराते देख अस्वी को थोड़ा अजीब लगा, इसलिए उसने अपने दूसरे हाथ से अध्यांश के कंधे पर हल्की थपकी दी, जिससे अध्यांश अपने ख्यालों से बाहर आ गया। अस्वी ने तुरंत उससे पूछ लिया, ऐसा क्या सोच रहे थे आप कि अकेले अकेले मुस्कुरा रहे थे? कुछ खास नहीं, मैं तो बस आज के दिन के बारे में सोच रहा था कि आज सच में मेरे लिए बहुत खास दिन है, क्योंकि मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। और यही सोचकर मुस्कान आ गई। अध्यांश ने बिना कुछ छुपाए जो भी वह सोच रहा था वो सच सच अस्वी को बता दिया। अध्यांश की सफाई सुनकर भी अस्वी ने कुछ नहीं कहा, बस नीचे देखते हुए वह भी मुस्कुराने लगी। उसे इस तरह मुस्कुराते देख अध्यांश को सुकून मिला और उसने गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। अध्यांश अस्वी को लेकर ग्लोरी रेजिडेंसी स्थित अपने फ्लैट पर पहुंचा। जब दोनों वहां पहुंचे तो दोपहर हो चुकी थी, इसलिए अध्यांश ने अस्वी से खाने के बारे में पूछा, लेकिन अस्वी ने कुछ भी खाने से मना कर दिया, क्योंकि उसका मन अभी भी उदास था, जो अध्यांश भी समझ रहा था, इसलिए उसने ज़्यादा जोर नहीं दिया। अस्वी फ्लैट पर पहुंचकर सीधा उसके बेडरूम में चली गई। बेडरूम में जाकर उसने अलमारी से अपने लिए एक टी शर्ट और कैपरी निकाली और उसे लेकर बाथरूम में चली गई। अस्वी कपड़े बदल कर आई, तब तक अध्यांश भी कमरे में आ चुका था और बिस्तर के हेड रेस्ट पर सिर टिकाए बैठा था। उसकी आंखें बंद थी, जैसे वह कुछ सोच रहा हो। अस्वी अपने मन और दिल में चल रहे विचारों के तूफान को शांत करना चाहती थी। वह शांति उसे केवल अध्यांश की नज़दीकी में ही मिल सकती थी।
इसलिए वह अध्यांश के पास बिस्तर पर आकर उसके गोद में सिर रखकर लेट गई और आंखें बंद कर ली। अस्वी का वजन अपनी गोद में महसूस कर अध्यांश ने आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा। वह अपनी आंखें बंद किए शांति से उसकी गोद में सो रही थी। अस्वी को यूं शांति से अपनी गोद में सोते हुए देखकर अध्यांश अपनी उंगलियां अस्वी के बालों में फेरने लगा। अध्यांश के स्पर्श से अस्वी को थोड़ी ही देर में नींद आ गई। अस्वी तो सो गई, लेकिन उसके आंसुओं ने अध्यांश की नींद उड़ा दी थी। उसके दिल में उस वक्त विचारों का तूफान मच गया था। थोड़ा समय इसी तरह बीत गया। अध्यांश अब भी अपने ख्यालों में खोया हुआ था। उसकी आंखें बंद थी। तभी उसे अस्वी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। साथ ही अस्वी कुछ नींद में बड़बड़ा रही थी। अस्वी के रोने की आवाज़ सुनकर अध्यांश ने आंखें खोलकर देखा तो उसने देखा कि अस्वी के चेहरे पर दुख और उदासी छाई हुई थी। अस्वी क्या बोल रही है, यह सुनने के लिए अध्यांश उसके करीब आया। उसे अस्वी की आवाज़ तो सुनाई दे रही थी, लेकिन वह क्या कह रही थी यह समझ नहीं आ रहा था। बहुत कोशिश के बाद उसे थोड़ा थोड़ा समझ आया। मैं वेश्या नहीं हूँ, प्लीज़ मेरे लिए ऐसा मत कहो, मुझे छोड़ दो प्लीज़। अध्यांश ने ध्यान से अस्वी के चेहरे को देखा तो उसे अस्वी के आंसू भी दिखाई दिए। अस्वी की आंखें बंद थी, फिर भी उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। यह देख अध्यांश को बहुत गुस्सा आया। अस्वी नींद में ही रो रही थी, इसलिए अध्यांश उसे चुप भी नहीं करवा सकता था। अस्वी के शब्द सुनकर ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर जलते हुए कोयले रख दिए हो। उसका दिल जलने लगा। हालांकि अध्यांश को इतना तो समझ आ गया था कि अस्वी को उस वक्त जो बुरे सपने आ रहे थे उसका एकमात्र कारण वही था, और 5 साल पहले जो कुछ भी उसने अस्वी के साथ किया था उसी की वजह से आज अस्वी की यह हालत थी। अब अध्यांश को खुद पर भी गुस्सा आने लगा। उसका अपने प्रति गुस्सा इतना बढ़ गया कि उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई और उसकी नसें फूलने लगी। लेकिन गुस्से में होने के बावजूद अध्यांश ने अस्वी को देखकर मन ही मन एक फैसला किया और आजर्ब को फ़ोन किया और उसे कुछ आदेश दिए। साथ ही उसने शमशेर को भी इस काम में लगा दिया। अध्यांश ने एक नज़र अपनी गोद में सोई हुई अस्वी की तरफ डाली और मन ही मन उसे एक वादा भी किया। त्रिशिका अथर्व को लेकर अंदर आई। दैविक भी उनके पीछे पीछे अंदर आया। अथर्व को देखकर त्रिशिका की खुशी का ठिकाना नहीं था, जबकि अधीरा का चेहरा अथर्व को देखकर गुस्से से भर गया। वह एक पल भी वह हॉल में नहीं रुकी और अपने कमरे में चली गई। दैविक ने अथर्व का परिचय अपनी होने वाली पत्नी आंशी और निवांशी से करवाया। अंगद भी अथर्व के पास आकर उससे मिला। सबसे मिलने के बाद अथर्व ने चारों ओर नज़र दौड़ाई। उसकी आंखें अध्यांश को ढूंढ रही थी, लेकिन उसे अध्यांश कहीं नहीं दिखा। हालांकि उसकी आंखें अधीरा को ही देखना चाहती थी, लेकिन उसने पहले ही अधीरा को वहाँ से जाते हुए देख लिया था। अथर्व अध्यांश से मिलना चाहता था, लेकिन किसी से पूछे कैसे, क्योंकि वहाँ मौजूद सभी को अध्यांश के साथ उसकी दुश्मनी के बारे में पता था। इसलिए उसने अध्यांश के बारे में पूछने का इरादा छोड़ दिया। अचानक उसके मन में किसी और की छवि उभर आई और उसने तुरंत त्रिशिका से उसके बारे में पूछा। डोरेमोन, जिसने दरवाज़ा खोला था और जो खुद को इस हवेली की मालकिन कह रही थी, वो कौन है? इससे पहले कि त्रिशिका कुछ कहती, दैविक ने ही बात संभालते हुए बताया, वो अस्वी है, मेरी होने वाली पत्नी आंशी की बेस्ट फ्रेंड। वो भी तुम्हारी तरह यहाँ शादी में शामिल होने आई है। अगर उनकी बातों से तुम्हें कुछ बुरा लगा हो तो मैं उनकी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन उन्होंने सिर्फ तुम्हारे साथ मासूम मजाक ही किया होगा। अस्वी का नाम सुनकर अथर्व के मन में भी अंगद और त्रिशिका की तरह पहला ख्याल यही आया, शायद यह अध्यांश की अस्वी तो नहीं है। अपने मन की शंका दूर करने के लिए अथर्व ने त्रिशिका से पूछा भी, डोरेमोन, तुम उसे पहचानती हो? मेरा मतलब है अस्वी को। नहीं भाई, मैं उनसे तो 2 दिन पहले ही मिली हूँ, और वैसे भी वह यहाँ बेंगलुरु में नहीं रहती। वह तो दैविक भाई की शादी में यहाँ आई है। त्रिशिका ने उसके सवाल का जवाब देते हुए कहा। त्रिशिका का जवाब सुनकर अथर्व की शंका पूरी तरह तो नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक दूर हो गई। अस्वी के बारे में जानकारी मिल गई थी, लेकिन अध्यांश के बारे में जानने की बेचैनी अभी भी उसके मन में थी, और इसलिए उसने सीधा न सही लेकिन तंज कसते हुए पूछ ही लिया,
क्या बात है, आज इस हवेली के असली मालिक नजर नहीं आ रहे। अभी थोड़ी देर पहले तो बड़े रुआब से कुछ बोल रहे थे और अब पल भर में ही गायब हो गए। अथर्व का बोलने का तरीका ऐसा था कि किसी को भी उस पर शक नहीं हुआ। सबको ऐसा ही लगा कि अथर्व बस अपनी खींच में अध्यांश के बारे में पूछ रहा है, इसलिए किसी ने उसकी बात को दिल पर नहीं लिया और दैविक ने बस इतना ही कहा, यही कही होगा, अभी आ जाएगा। सब लोग बातों में मशगूल थे, इसलिए किसी का ध्यान इस बात पर गया ही नहीं कि सुबह की आरती अभी तक नहीं हुई। थोड़ी देर सब ऐसे ही बैठे बातें करते रहे। 8 बज गए तो आंशी, निवांशी और त्रिशिका सुबह का नाश्ता बनाने रसोई में चली गई। नाश्ता बनाने के दौरान उन तीनों का ध्यान गया कि अस्बी और अधीरा दोनों वहाँ से गायब है। तीनों को लगा कि वे दोनों अपने अपने कमरे में होंगी, इसलिए त्रिशिका उन्हें बुलाने उनके कमरे में गई। अधीरा तो उसे मिल गई, लेकिन अस्बी का कोई पता नहीं चला, इसलिए वह अधीरा को लेकर रसोई में वापस आई और निवांशी और आंशी को बताया कि उसे हवेली में कहीं भी अस्बी नहीं मिली। सुबह सुबह अस्बी का हवेली में न होना निवांशी और आंशी दोनों के मन में डर पैदा कर गया। एक तो यह हवेली शहर से दूर थी और ऊपर से अस्बी भी इस शहर में नहीं थी। यह सोचकर ही दोनों को उसकी चिंता होने लगी। निवांशी ने तुरंत ही अस्बी को फ़ोन किया। हालांकि अस्बी ने फ़ोन नहीं उठाया, लेकिन उसे अस्बी का मैसेज मिल गया जिसमें लिखा था कि उसे हॉस्पिटल में इमरजेंसी आ गई है और वह वहां जा रही है, आने में शाम हो जाएगी। अस्बी का मैसेज पढ़कर आंशी और निवांशी दोनों के मन को शांति मिली। दूसरी ओर हॉल में बैठे दैविक और अंगद भी अध्यांश का इंतजार करते करते ऊब गए थे, इसलिए दैविक ने ही यह पूछने के लिए अध्यांश को फ़ोन कर दिया कि वह कहाँ है। अध्यांश ने फ़ोन उठाते ही पहले तो दैविक पर गुस्से में बरस पड़ा, लेकिन फिर थोड़ा शांत हुआ तो उसकी आवाज़ भी थोड़ी ठंडी हो गई और उसने बताया कि वह काम से ऑफिस जा रहा है। दैविक जानता था कि अंगद को भी अध्यांश की चिंता है, इसलिए उसने अंगद को बता दिया। अध्यांश के ऑफिस जाने की बात जानकर, दैविक से अपने भाई के बारे में सुनकर अंगद के मन को भी राहत मिली। तीनों अपने अपने बिजनेस से जुड़ी बातचीत कर रहे थे, तभी त्रिशिका की आवाज़ सुनाई दी जो उन्हें नाश्ते के लिए बुला रही थी। तीनों ने अपनी डिस्कशन खत्म की और डाइनिंग टेबल पर पहुंच गए, जहां पहले से ही चारों लड़कियों ने मिलकर चाय, कॉफ़ी और नाश्ता सजा दिया था। अथर्व, दैविक और अंगद डाइनिंग टेबल पर बैठे और उनके साथ ही आंशी, निवांशी, त्रिशिका और अधीरा भी नाश्ता करने के लिए बैठ गई। सभी अपनी अपनी जगहों पर बैठे थे, बस अधीरा की जगह बदली हुई थी और अस्बी की जगह खाली थी। आज अधीरा दैविक के बगल में बैठने के बजाय आंशी के बगल में बैठी थी, जबकि उसके सामने और दैविक के पास अथर्व बैठा था। हालांकि अधीरा ने अथर्व को दैविक के बगल में बैठा देखा तो वह आंशी के बगल में भी नहीं बैठना चाहती थी, लेकिन उसके पास वहां बैठने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए उसने मन मारकर वहीं बैठने का फैसला किया। हालांकि उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन उसके सामने बैठा अथर्व उसे प्यार से निहार रहा था। अधीरा को भी इसका अंदाज़ा था, लेकिन फिर भी उसने एक बार भी अथर्व की तरफ नज़र नहीं की। अधीरा का इस तरह से नज़रअंदाज करना अथर्व को बहुत खटक रहा था। उसका मन भी उदास हो गया, लेकिन फिर भी उसने अपना मन मजबूत किया, क्योंकि अथर्व पिछले 4 साल से अधीरा से मिलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अधीरा से उसकी मुलाकात नहीं हो पा रही थी और दोनों के बीच जो गलतफहमी थी वह सिर्फ मुलाकात के जरिए ही दूर हो सकती थी। दैविक की शादी में आने का एक कारण यह भी था कि अथर्व को अब 15 दिन तक एक ही घर में और एक साथ रहना था। यह मौका अथर्व के लिए बहुत अच्छा था। अधीरा की गलतफहमियों को दूर कर अपने प्यार को मुकम्मल करने के लिए, और इसलिए अथर्व काफ़ी समय से अधीरा के गुस्से और उसके इग्नोरेंस को सहन कर रहा था, वरना अधीरा का उसके प्रति यह व्यवहार उसके दिल को जला रहा था। सभी का नाश्ता खत्म हो गया था, इसलिए सब आकर फिर से हॉल में बैठ गए। बाकी सब तो अपनी अपनी बातों में व्यस्त थे, लेकिन अथर्व अभी भी अधीरा को ही देख रहा था। दूसरी तरफ अधीरा उसे पूरी तरह से इग्नोर करने के मूड में थी। सबकी बातों का टॉपिक दैविक और आंशी की शादी ही था। सब बस सामान्य बातें कर रहे थे। तभी अंगद को क्या सूझा, उसने दैविक की ओर देखते हुए पूछा,
दैविक भाई, आपके दोनों दोस्त यानी अतर्व भाई और अध्यांश भाई तो आ गए, लेकिन पाकी और अमन अभी तक नहीं आए। वो दोनों नहीं आने वाले हैं क्या? निवांशी और आंशी के लिए ये दोनों नाम अनजाने थे, इसलिए दोनों को पाकी और अमन के बारे में जानने की उत्सुकता हो गई। आंशी ने तो अपने बगल में बैठे दैविक से पूछ भी लिया, ये पाकी और अमन कौन है? हालांकि उसने पाकी के नाम पर थोड़ा ज़्यादा जोर दिया, जिससे ये जाहिर हो रहा था कि उसे जलन हो रही है। आंशी ने अमन के नाम पर खास प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन न जाने क्यों पाकी का नाम सुनकर उसे इससे महसूस हो रही थी। रिलैक्स, जो तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। वो भी अथर्व और अध्यांश की तरह सिर्फ मेरी दोस्त ही है। शायद ये कहना ज़्यादा सही होगा कि वो मेरी नहीं बल्कि अध्यांश की दोस्त है। मैं भी उसे अध्यांश के जरिए ही मिला था। और एक बात और, तुम्हें इनसिक्योर फील करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसे मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो तो अध्यांश को पसंद करती है। अगर ऐसा कहूँ तो गलत नहीं होगा कि पाकी अध्यांश के पीछे पागल है। बचपन से ही वो अध्यांश से शादी के सपने देख रही है। हालांकि ये अलग बात है कि अध्यांश ने उसे कभी भाव नहीं दिया। अध्यांश तो उसे अपनी दोस्त भी नहीं मानता। यह तो अध्यांश के मम्मी पापा और पाकी के मम्मी पापा बहुत अच्छे दोस्त थे, इसलिए अध्यांश पाकी को सिर्फ पहचानने भर के लिए पहचानता है। बाकी अध्यांश तो उसे देखना भी पसंद नहीं करता। पाकी ही है जो गोंद की तरह अध्यांश से चिपकी रहती है। उसका अध्यांश के लिए पागलपन इस हद तक है कि एक बार उसने सारी हदें पार कर दी थी। जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे तब एक लड़की को अध्यांश पर क्रश था। जब पाकी को इस बात का पता चला तो उसने उस लड़की को कॉलेज की छत पर बुलाकर वहां से उसे धक्का देकर नीचे फेंक दिया था। दैविक ने अपनी एक ही बात से आंशी की इनसिक्योरिटी दूर कर दी और साथ ही साथ पाकी के बारे में सारी बातें भी विस्तार से बता दी, ताकि आंशी के मन में कोई शक न रहे। दैविक की पूरी बात सुनने के बाद पूछने लायक कुछ बचा ही नहीं था, इसलिए आंशी ने नज़र फेर कर निवांशी, त्रिशिका और अधीरा के साथ बातें करनी शुरू कर दी। आंशी को यूँ पल भर में रंग बदलते देखकर दैविक ने बेबसी से अपना सिर हिलाया और खुद भी अथर्व और अंगद के साथ अपने बिजनेस की चर्चाओं में व्यस्त हो गया। अध्यांश के ग्लोरी रेजिडेंसी वाले फ्लैट के बेडरूम में अस्बी आराम से अध्यांश की गोद में सिर रखकर सो रही थी। अध्यांश भी बेड के हेड रेस्ट पर सिर टिकाकर आंखें बंद करके बैठा था। उसकी उंगलियां अस्बी के बालों में घूम रही थी। दोपहर में अध्यांश के मन में उठे विचारों का तूफान अब तक शांत नहीं हुआ था। उसके विचार फिर से 5 साल पहले घटी घटना की ओर खींचते जा रहे थे। इतना सब सोचने के बाद अब अध्यांश को भी लगने लगा था कि कहीं न कहीं उससे कुछ छूट रहा है। 5 साल पहले अस्बी से जबरदस्ती शादी करने से पहले उसके सामने जो बात रखी गई थी वह इतनी परफेक्ट थी कि किसी को भी शक न हो, लेकिन अब अध्यांश के मन में उस बात को लेकर शक पैदा हो चुका था। अब उसे उस शक की जड़ तक पहुंचना था और इसके लिए अध्यांश ने अपने 2 विश्वास पात्रों यानी अजर्व और शमशेर को काम पर लगा दिया था। अध्यांश अभी अपने विचारों में ही उलझा हुआ था, तभी उसे अपनी गोद में कुछ हरकत महसूस हुई, जिससे उसे पता चल गया कि अस्बी की नींद पूरी हो गई है और वह अब जगने वाली है। इसलिए अध्यांश ने भी अपने विचारों को एक तरफ रखते हुए आंखें खोली और एकटक अस्बी की ओर देखने लगा। अस्बी की नींद तो खुल गई थी, लेकिन उसने अपनी आंखें नहीं खोली थी। थोड़ी देर तक यूं ही आंखें बंद रखने के बाद अस्बी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और अध्यांश की गोद से सिर हटाकर आलस भरी अंगड़ाई लेते हुए बैठ गई। अध्यांश चुपचाप उसकी हरकत को देखता रहा। अस्बी भी बस अपनी ही मस्ती में थी। उसे अब भी इस बात का एहसास नहीं था कि अध्यांश उसकी हर हरकत को ध्यान से देख रहा है। जब अस्बी की सुस्ती उड़ गई तब अस्बी की नज़र अध्यांश पर पड़ी। अध्यांश को देखकर अस्बी को सुबह जो कुछ भी हुआ था वह सब फिर से याद आ गया। साथ ही यह भी कि कैसे अध्यांश ने उसे संभाला था। यह याद करके अस्बी ने अध्यांश की ओर देखा और हल्की सी मुस्कान दी। यही तो अध्यांश चाहता था। अध्यांश को जब से अपनी गलती का एहसास हुआ था तब से, और खासकर जब से अस्बी उसे वापस मिली थी, तब से अध्यांश यही चाहता था कि अस्बी हमेशा हंसती रहे, सुख में रहे और आनंद में रहे। कोई भी दुख या उदासी उसे छू भी न सके। अस्बी का हंसता चेहरा देखकर
अध्यांश थोड़ा उसके करीब आया और प्यार से उसके माथे पर किस किया। अध्यांश के स्पर्श पाकर अस्वी की आंखें अपने आप ही बंद हो गई। थोड़ी देर बाद अध्यांश ने अस्वी से कहा, जान, तुम फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना लेकर आता हूँ। अध्यांश की बात सुनकर अस्वी तुरंत बोल उठी, मुझे भूख नहीं लगी। इतना बोलकर अध्यांश की बात सुने बिना ही वह उतावली से बिस्तर से उठकर दौड़कर वॉशरूम में चली गई। उसे पता था कि ऐसे खाने के लिए ना कहने पर अध्यांश निश्चित रूप से उससे नाराज होगा, वह उसे डांटेगा भी, और इसलिए उसने जल्दी से उठकर अध्यांश की नज़रों से दूर होने का फैसला किया। अस्वी को ऐसे छोटे बच्चे की तरह हरकत करते देखकर अध्यांश ने कुछ नहीं कहा। उसे गुस्सा भी नहीं आया, ऊपर से उसे अस्वी के लिए और भी प्यार महसूस हुआ। अस्वी ने खाने के लिए ना कह दिया था, लेकिन अध्यांश जानता था कि अस्वी ने सुबह भी कुछ नाश्ता नहीं किया था और दोपहर में भी वह बिना खाए ही सो गई थी। इसलिए वह उठकर कमरे के बाहर आया और किचन में जाकर अस्वी के लिए खाना बनाने लगा। थोड़ी देर बाद अस्वी भी अध्यांश को ढूंढते हुए किचन में पहुंच गई। अध्यांश को ऐसे खाना बनाते देखकर अस्वी अपनी आंखों में अटूट स्नेह भरकर किचन के दरवाजे पर खड़ी होकर अध्यांश को देखने लगी। हालांकि अस्वी के आने की आहट अध्यांश को पहले ही हो गई थी, लेकिन फिर भी उसने ना तो पीछे मुड़कर अस्वी की ओर देखा और ना ही उसे बुलाया। वो तो बस अपनी मस्ती में खाना बनाने में लगा रहा। अस्वी भी दरवाजे पर खड़ी अध्यांश को अपनी इतनी सारी केयर करते देखकर सोचने लगी, यही सब तो मुझे अपने लाइफ में चाहिए था। एक प्यार भरा और छोटी छोटी हर बात का ध्यान रखने वाला जीवन साथी, जो परिस्थिति कोई भी हो लेकिन अडिग बनकर हमेशा मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा रहे, मुझ पर हमेशा उसका विश्वास बना रहे, मुझे मेरे हर सपने पूरे करने के लिए पर्याप्त आज़ादी दे और सपोर्ट भी। इन शॉर्ट, मैंने अपने जीवन साथी के लिए जो कुछ भी गुण सोचे थे वह सभी मिस्टर राजवंश में हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों पर इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए मेरा मन पीछे हटता है। अस्वी इन सभी विचारों में खोई हुई थी। उसे इस बात का पता नहीं था कि एक बहुत बड़ा तूफान उसके और अध्यांश के रिश्ते को तहस नहस करने के लिए आ रहा है, जो बहुत सारे राजों पर से पर्दा उठा देगा। अस्वी अपने और अध्यांश के साथ उसके रिश्ते के भविष्य के बारे में सोच रही थी। तभी अध्यांश की आवाज़ से उसका ध्यान भटक गया और उसने अपने विचारों को एक ओर रखकर अध्यांश के पास आ गई। अध्यांश का ध्यान तो खाना बनाने में था, लेकिन उसने अपनी नज़र हटाए बिना अस्वी से पूछा, क्या सोच रही थी बच्चा? जवाब देने से पहले अस्वी ने एक बार उसकी तरफ देखा और फिर अपने दोनों हाथ अध्यांश के बाएं हाथ की भुजा के चारों ओर लपेटकर अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। कुछ क्षणों तक चुप रहकर उसने धीरे से कहा, कुछ नहीं, मैं बस ऐसे ही। बोलते समय भी उसका सिर अध्यांश के कंधे पर था और उसके दोनों हाथ अध्यांश की भुजा के चारों ओर लिपटे हुए थे। अध्यांश ने भी कुछ नहीं कहा और उसे ऐसे ही रहने दिया, जबकि उसने खाना बनाने में ध्यान दिया। खाना बनाते समय अध्यांश कभी अस्वी की नाक खींचता, तो कभी उसके गाल पर, कभी उसके सिर पर किस करता, तो कभी उसके पूरे चेहरे पर फूंक मारकर रोमांस करता। इस तरह एक ओर अध्यांश रात का खाना बना रहा था और दूसरी ओर अस्वी के साथ रोमांस भी कर रहा था। अध्यांश ने सिर्फ फ्राइड राइस बनाया था क्योंकि उसे भी भूख लगी थी। वो दोनों सुबह से भूखे थे। जब फ्राइड राइस तैयार हो गया तो अध्यांश ने गैस बंद की और अस्वी को उठाया। अस्वी ने भी अपने दोनों हाथ अध्यांश के गले में डाल दिए। अध्यांश ने अस्वी को उठाकर बाहर डाइनिंग टेबल के पास ले जाकर उसे कुर्सी पर बैठाया और फिर वापस किचन में आ गया। किचन में आकर उसने एक प्लेट ली और अपने और अस्वी के लिए एक ही प्लेट में फ्राइड राइस सर्व किया। अध्यांश को पता था कि अस्वी को दही भी चाहिए होगा, इसलिए उसने फ्रिज से दही निकालकर उसने एक कटोरे में थोड़ा सा निकाला। फ्राइड राइस और दही लेकर अध्यांश वापस डाइनिंग टेबल के पास आया और अस्वी के पास बैठ गया। अध्यांश के हाथ में एक ही प्लेट देखकर अस्वी ने सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा। अध्यांश ने फ्राइड राइस का एक कौर लेकर अस्वी के सामने रखते हुए जैसे उसकी आंखों के सवाल को पहले ही समझ लिया हो और कहा, मुझे भी भूख लगी है और मैं भी खाने ही वाला हूँ। और फिर हमारे लिए दो अलग अलग प्लेट में लाने में या एक ही प्लेट में खाना लेने में
मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि खाना तो तुम्हारे हाथों से ही है, तो दूसरी प्लेट को बेकार में गंदा करने का क्या फ़ायदा। अध्यांश की अस्पष्टता सुनकर अश्वी ने उसके हाथ से कॉर्ड ले लिया और अध्यांश की ओर देखते हुए आंखें निकाल दी, लेकिन अध्यांश पर उसका कोई असर नहीं हुआ। उसने तो दूसरा कॉर्ड लेकर अश्वी के सामने रख दिया। अश्वी भी चुपचाप अध्यांश के हाथ से खाने लगी, साथ ही अपने हाथों से अध्यांश को भी खिलाती रही। थोड़ी देर में दोनों का खाना खत्म हो गया तो अध्यांश ने अश्वी को चुपचाप हॉल में जाकर सोफे पर बैठने का आदेश दिया और खुद सब कुछ समेटने लगा। काम करते करते अध्यांश ने मुड़कर अश्वी से पूछा, जान, अब हवेली वापस जाना है या यहाँ पर ही रुकना है आज रात। हवेली का नाम सुनते ही अश्वी को सुबह जो हुआ था वो याद आ गया। उस याद से अश्वी के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। थोड़ी देर तक अध्यांश ने अश्वी के जवाब का इंतजार किया, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला, जिससे उसने खुद ही समझ लिया कि अश्वी अभी हवेली वापस नहीं जाना चाहती। इसलिए अध्यांश ने फिर से अश्वी को बुलाते हुए कहा, एक काम करते हैं, आज रात यहाँ ही रुक जाते हैं, कल सुबह वापस चलेंगे, ठीक है। अध्यांश की यहाँ रुकने की बात सुनकर थोड़ी देर पहले अश्वी के चेहरे पर जो डर था उसकी जगह मुस्कान आ गई और उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। उस समय अश्वी की आवाज़ में जो संतोष और राहत के भाव थे वो अध्यांश ने भी सुने। इस एहसास से ही अध्यांश के होठ भी मुस्कुरा उठे। अध्यांश ने सब काम निपटाकर अश्वी के पास आने से पहले ही अश्वी ने निवांशी को मैसेज करके बता दिया कि वह अगले दिन सुबह ही हवेली आएगी। अभी रात के सिर्फ 8 ही बजे थे और अश्वी पूरा दोपहर सोई थी, इसलिए उसे आज रात नींद आने का कोई सवाल ही नहीं था। अध्यांश को तो वैसे भी कम नींद आती है, इसलिए उसे भी सोने का मन नहीं था। इस तरह दोनों का सोने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए अध्यांश अश्वी को लेकर लॉन्ग ड्राइव पर निकल पड़ा। हवेली में निवांशी ने अश्वी के मैसेज के बारे में बता दिया था। शाम के समय मंदिर में दीप आरती करके चारों लड़कियां रात का भोजन बनाने रसोई में चली गई। बाकी रहे 3 लड़के, वे तीनों उस समय हवेली के बाहर गार्डन में बैठे थे और उनके बीच चर्चा चल रही थी, जिसका टॉपिक हमेशा की तरह अपना अपना बिजनेस ही था। 1 घंटे में चारों लड़कियों ने खाना बनाकर तैयार कर लिया तो आंसी गार्डन में जाकर तीनों लड़कों को खाने के लिए बुलाने गई। तीनों आंसी के पीछे पीछे हवेली के अंदर आए और हाथ धोकर खाने बैठे। चारों लड़कियां भी उनके साथ ही खाने बैठ गई। खाते खाते दैविक ने कुछ नोटिस किया और तुरंत ही इसके बारे में आंसी से पूछा, आंसी, अश्वी घर नहीं है क्या? सुबह से नहीं दिखाई दी, अभी भी यहाँ डिनर टेबल पर नहीं है, कुछ हुआ है क्या? जवाब में आंसी ने उसे बताया उसे इमरजेंसी आ गई थी, इसलिए वह सुबह ही अपने वर्क प्लेस पर चली गई। उसका काम शायद अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए वह कल सुबह ही आएगी। कल सुबह? ऐसा क्या काम करती है अश्वी दीदी कि अचानक उन्हें जाना पड़ा? आंसी की बात सुनकर अंगद पूछे बिना नहीं रह सका और उसने आंसी से पूछ लिया। आंसू डॉक्टर है। खाते खाते आंसी की बजाय निवांशी ने उसे जवाब दिया। तो फिर यार काम पहले, बाकी सब बाद में। यह सुनकर अंगद और दैविक दोनों एक साथ बोल पड़े। त्रिशिका खाते खाते उन चारों की बातें सुन रही थी, जबकि अथर्व और अधीरा का अलग ही चल रहा था। अधीरा का ध्यान तो खाने में ही था, लेकिन उसके सामने बैठे अथर्व डाइनिंग टेबल के नीचे से अपने पैरों से अधीरा के पैरों को सहलाते जा रहा था, जिससे अधीरा को बहुत गुस्सा आ रहा था। लेकिन इस समय की सिचुएशन ऐसी थी कि वह ना तो किसी को कुछ कह सकती थी और ना ही अथर्व की ऐसी हरकतें सहन कर पा रही थी, इसलिए वह चुपचाप खा रही थी। अंगद, दैविक, आंसी और निवांशी की बातचीत सुनकर त्रिशिका को भी कुछ याद आया, इसलिए उसने भी चारों की बातचीत में कूदते हुए कहा, भाभी, कल तो निश्चित रूप से अश्वी दीदी आ जाएगी ना? त्रिशिका के सवाल सुनकर आंसी थोड़ा हैरान हुई, लेकिन फिर भी उसने जवाब दिया, हाँ हाँ, निश्चित रूप से वह कल सुबह आ जाएगी। त्रिशिका के सवाल से निवांशी भी हैरान हुई, इसलिए उसने त्रिशिका से पूछ ही लिया, तू ऐसा क्यों पूछ रही है? क्या तेरा आंसू के साथ कोई काम था? नहीं नहीं दीदी, मेरा तो कोई काम नहीं था, बस कल शादी की शॉपिंग के लिए जाने का प्लान बना है, त्रिशिका ने कहा। रात के 12 बजे अध्यांश और अश्वी लॉन्ग ड्राइव से फ्लैट पर वापस लौट आए। आते ही अश्वी ने फटाफट फ्लैट का दरवाज़ा खोला और दौड़कर कमरे में चली गई। कमरे में जाकर उसने अपना नाइट ड्रेस निकाला
और उसे लेकर बाथरूम में चली गई। अस्वी के पीछे पीछे अध्यांश ने फ्लैट का मेन डोर अंदर से लॉक करके बंद किया और बेडरूम में आ गया। बेडरूम में पहले से ही अस्वी थी, इसलिए अध्यांश अपना नाइट ड्रेस लेकर दूसरे कमरे में बदलने चला गया। अस्वी के चेंज करके कमरे में आने से पहले ही अध्यांश चेंज करके वापस कमरे में आ गया। कमरे में आकर अध्यांश बिस्तर पर पैर फैलाकर बैठा था। तभी बाथरूम का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। आवाज़ सुनकर अध्यांश ने उस ओर देखा तो उसकी नज़र वही ठहर गई। अस्वी ने एक टॉम एंड जेरी कार्टून वाली घुटनों तक की टी शर्ट पहनी हुई थी। उसका चेहरा गर्म पानी से धोने की वजह से हल्का गुलाबी हो गया था। उसे इस रूप में देखकर अध्यांश की सांसें रुक सी गई। उसका गला भी सूखने लगा। उसने पहले कभी अस्वी को इस रूप में नहीं देखा था। अस्वी हमेशा रात को कैपरी और शॉर्ट टी शर्ट पहनती थी, लेकिन आज अस्वी का रूप अलग ही निखर रहा था। कहीं न कहीं उस पर अध्यांश के प्यार का रंग धीरे धीरे चढ़ने लगा था। अध्यांश बस उसे निहारता रहा। अचानक उसे क्या सूझा कि वह यूं ही अपनी बेख्याली में खड़ा होकर अस्वी के पास आया और उससे पहले कि अस्वी कुछ समझ पाती उसने उसे गोद में उठा लिया। अध्यांश अस्वी को उठाकर बिस्तर के पास आया और उसे बिस्तर पर लिटा दिया। अस्वी तो बस देख ही रही थी कि अध्यांश क्या करने जा रहा है। अस्वी को बिस्तर पर लिटाकर अध्यांश खुद भी उसके ऊपर आ गया और उसने अपने होठ उसके होठों पर रख दिए। अध्यांश बहुत ही धीरे धीरे अस्वी को किस कर रहा था। इस बार उसकी किस में न तो जबरदस्ती थी न गुस्सा। उसकी किस में सिर्फ उसका प्यार झलक रहा था। अस्वी ने भी कोई विरोध नहीं किया। वह भी अध्यांश के प्यार के एहसास में खो गई और उसके हाथ अपने आप अध्यांश के बालों में फिरने लगे। 20-25 मिनट की लंबी किस के बाद जब अध्यांश को लगा कि अस्वी को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तब जाकर उसने अपने होठ अस्वी के होठों से हटाए। लेकिन वह अस्वी से दूर नहीं हुआ, बल्कि अस्वी तो अभी भी उसके प्यार में आंखें बंद किए हुए अध्यांश के हर स्पर्श को महसूस कर रही थी। तभी अध्यांश ने उसके गाल पर हल्का सा बाइट कर दिया, जिससे अस्वी को दर्द हुआ और दर्द का एहसास होते ही अस्वी को यह समझ में आ गया कि अध्यांश क्या कर रहा है। लेकिन अस्वी अध्यांश को रोकने से पहले ही अध्यांश ने उसके गले पर अपने होठ रख दिए, जिससे अस्वी के शरीर में कपकपी फैल गई। अस्वी ने उसी कांपते आवाज़ में अध्यांश को रोकने की कोशिश की, मिस्टर राजवंश प्लीज़ रुक जाइए। लेकिन अध्यांश पर अस्वी के शब्दों का कोई असर नहीं हुआ और उसने वहाँ भी अस्वी के गले पर हल्का सा बाइट कर दिया, जिससे अस्वी के मुंह से एक दर्द भरी आह निकल गई। अध्यांश इससे भी नहीं रुका और गले से नीचे जाने लगा। इसका एहसास होते ही अस्वी की आंखें चौड़ी हो गई और उसने थोड़ी तेज आवाज़ में अध्यांश को रोकने की कोशिश की। अध्यांश प्लीज़, अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ढेर सारे कमेंट्स और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।